हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड का। और यह कम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यह जो कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे 12th में भी इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिए, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे तो टॉपिक बहुत ही टफ है, लेकिन बहुत ही आसान भी है। लेकिन यदि इसको अच्छी तरह से यदि पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान चैप्टर है। इससे आसान कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता है, इससे कोई इजी चैप्टर हो ही नहीं सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको रखना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट किसको रखना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। थोड़ा सा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है सो थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। इसके बाद थर्ड जो है वह लिगेंड्स के बारे में भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट लिगेंड का जो है सो कम्प्लेक्स कंपाउंड को पढ़ना संभव नहीं है। और ऐसे भी कहा गया है कि लिगेंड को जो सो कहा जाता है हार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी हार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स कंपाउंड। यदि आप लिगेंड को निकाल देते हैं, इसका मतलब है कि कम्प्लेक्स कंपाउंड को हार्ट को आप निकाल दे रहे हैं। और किसी भी स्पेसीज से, किसी भी स्पेसीज से जो है, या किसी भी आदमी से यदि हार्ट को निकाल देते हैं, इसका मतलब उसका क्या इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। यानी कहा जा सकता है कि हार्ट जो है सो, जिसको हम लोग प्यार से दिल कहते हैं, और यह दिल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग कहते भी हैं कि मैंने दिल दे दिया किसी को, तो दिल दे दिया कि इसका मतलब क्या, दिल तो मेरे ही पास है, देंगे किसको। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह जो है सो लिगेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बिना जो है सो कम्प्लेक्स कंपाउंड अधूरा है। चलिए देखेंगे थोड़ा बहुत जो है सो इसका कॉन्सेप्ट, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, नहीं पता है कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगा मैं खुद बताऊंगा। तो चलिए अब जो है सो हम लोग वन बाई वन करके देखते हैं कि यह जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट जो है, हम लोग एक कंपाउंड से चलते हैं। एक कंपाउंड्स लेते हैं। यह जो कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है, जिसको कहते हैं नॉर्मल या सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट। और यह जो सिंपल सॉल्ट जो होता है, जैसे हम लोग यहाँ से देख सकते हैं NaCl, यह सिंपल सॉल्ट है। और भी यदि हम लोग देखें तो यहाँ से एडिशन सॉल्ट। अब एडिशन सॉल्ट जो है, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि एडिशन सॉल्ट क्या होता है। लेकिन यह जो सिंपल सॉल्ट में जैसे NaCl की बात करते हैं, और भी KCl की बात करते हैं, इसके बाद फिर MgCl2 की बात भी करते हैं। यानी कहने का मतलब ये सभी का सभी जो है सो सिंपल सॉल्ट है। और NaCl तो हम लोग पर डे इसको यूज करते हैं, पर डे इसको हम लोग यूज करते हैं NaCl को। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह जो है सो सॉल्ट है। इसके बाद जो है सो हम लोग बात करते हैं एडिशन सॉल्ट को। यह जो एडिशन सॉल्ट जो है, इस एडिशन सॉल्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो है डबल सॉल्ट, और सेकेंड जो होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यह जो डबल सॉल्ट जो है, जैसे एग्जांपल के रूप में लिख सकते हैं पोटास एलम, और भी लिख सकते हैं ग्रीन विटियोल, ब्लू विटियोल। यानी ये जो पोटासियम जो है, जिसको हम लोग जो है सो यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक नेचर होता है। और ये भी जो है सो एंटीसेप्टिक नेचर का मतलब क्या होता है ये तो पता ही है। लेकिन ये इसको जो है सो हम लोग सेविंग करते हैं जब, तो इसको पोटासियम को हम लोग लगाते हैं। और ऐसे भी सैलून में भी जो है सो लोग इसको लगाते हैं। नाई जो होते हैं वह सैलून में भी शेविंग करने के बाद लगाते हैं, ताकि जो इन्फेक्शन हो या कटा फटा हो वह जो है सो ठीक हो जाए। तो वहाँ पर जो है सो इस पोटासियम को यूज किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि ये पोटासियम, ग्रीन विटियोल, ब्लू विटियोल, ये सभी का सभी जो है सो डबल सॉल्ट है। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की यदि बात करें तो यहाँ से जो है सो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में देख सकते हैं, यहाँ से K4FeCN का होल 6। यह जो K4FeCN का होल 6 जो है, या फिर इसी को और भी लिख सकते हैं K3Fe और Cn का होल 6। ये भी जो है सो आपको क्या है, कॉम्प्लेक्स
सॉल्ट कहते हैं। तो अब ये जो है सो हम लोग को पढ़ना क्या है इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। लेकिन अब यहाँ से चूंकि एडिशन सॉल्ट, ये दो टाइप का, एक जो है सो डबल सॉल्ट और दूसरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एडिशन सॉल्ट का अभी हम लोग को कोई जिक्र नहीं करना है, क्योंकि एडिशन सॉल्ट केवल डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पर बता दिया कि एडिशन सॉल्ट जो है सो डबल सॉल्ट भी एडिशन सॉल्ट कहलाता है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी एडिशन सॉल्ट होता है। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की जिक्र करना है। तो यह कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता क्या है, लेकिन फिर भी जो है सो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ से जो है सो हम लोग बात करते हैं। इस सभी का सभी जो है सो सॉल्ट है, और अभी जो है सो हम लोग इसकी बात करते हैं डबल सॉल्ट की बात। तो डबल सॉल्ट में क्या होगा सो देख लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे डबल सॉल्ट। ये जो डबल सॉल्ट जो है, इस डबल सॉल्ट में लिखेंगे इट इज स्टेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट। यह केवल और केवल सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल होता है, बट अनस्टेबल, यह अनस्टेबल जो होता है इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो है, या फिर जैसे एक सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, यानी यह सॉल्यूशन में जैसे क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है। इट गिव आइडेंटिफिकेशन of its own constituents ion in solution after test। यानी टेस्ट के बाद जो है, जैसे ही ये जैसे सॉल्यूशन में जाता है, ये ब्रेक कर जाता है, जितना ये कंस्टिट्यूएंट आयन से बना हुआ है ये सब अलग अलग हो जाता है और सब अपना अपना जैसो टेस्ट देता है। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि यह जैसो स्टेबल तभी होगा जब यह सॉलिड स्टेट में होगा, बाकी सॉल्यूशन में जब होगा तो अनस्टेबल होगा। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की यदि बात करें तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है, इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में लिखेंगे इट इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन में भी यह जो है सो स्टेबल होता है। मतलब सॉलिड में भी स्टेबल और सॉल्यूशन में भी स्टेबल होता है। और भी यहां से लिख सकते हैं it do not give identification of its own constituents ion in solution after test। यानी कहने का मतलब है कि यह जो है सो अपना यह टेस्ट नहीं देता है जिससे ये बना हुआ है उस कंस्टिट्यूएंट आयन का, क्योंकि ये टूटता ही नहीं है। जब टूटेगा ही नहीं, जब अनस्टेबल होगा ही नहीं, तो फिर ये अपना टेस्ट कैसे देगा। और ये जो सो टूटता है, यानी टूटने का मतलब कि यह जो है सो वाटर में ब्रेक कर जाता है, और तब जो है सो वहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट आयन से ये बना है उसका यह इंडिविजुअल टेस्ट देता है। लेकिन यह कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसा नहीं करता है। यह जो है सो लिक्विड में भी यानी सॉल्यूशन में भी और सॉलिड में भी, दोनों फेज में जो है सो स्टेबल होता है, इसीलिए यह अपना इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देता। ये दोनों जो है सो बेसिक डिफरेंस इसमें है। लेकिन और भी यदि हम बात करें तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं
कि यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है। ये तो सिंपल तरीका था दोनों को जो है डिफ्रेंशिएट करने का। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है क्या होता है, तो यहां से लिखेंगे इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ central metal atom and ligands in which ligands attached to central metal atoms by coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यह जैसो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होता है। लेकिन यह सेंट्रल मेटल एटम जो भी होगा वह जनरली डी ब्लॉक का मेंबर होगा। मैंने पहले भी बताया था कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पढ़ने में डी ब्लॉक को कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, क्योंकि डी ब्लॉक का जो भी मेंबर है वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो जब सेंट्रल मेटल एटम के रूप में जो मैं कह रहा हूं, यह डी ब्लॉक का ही मेंबर तो होता है। लेकिन यह डी ब्लॉक में का कौन ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो इसके लिए 3 प्रॉपर्टी जो है सो ध्यान में रखेंगे। यानी यह जो है सो डी ब्लॉक एलिमेंट, इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यह सेंट्रल मेटल एटम के रूप में यूज होता है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पूरे पीरियोडिक टेबल की यदि बात करें तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यह जो है सो जनरली डी ब्लॉक में मिलता है। पी ब्लॉक में भी मिलता है, लेकिन वहां पर जो है सो कोई और भी रीजन है और कुछ एलिमेंट शो करता है, सभी का सभी शो नहीं करता है। पी ब्लॉक में भी मेटल होता है, एस ब्लॉक में भी मेटल होता है, लेकिन एस ब्लॉक में भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। हाँ, पी ब्लॉक में कुछ होता है, लेकिन डी ब्लॉक में मोस्टली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो पहला रीजन तो ये हो गया, इसका भी अभी रीजन मैं बताऊंगा। सेकेंड जो है मैक्सिमम, ये जो है सो हम कह सकते हैं कि इसका साइज छोटा होने से चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है। यानी यहां से हम लिख सकते हैं मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि साइज छोटा तो चार्ज ज्यादा। और थर्ड जो है इम्पुटी डी ऑर्बिटल्स, यानी इसमें जो है सो डी ब्लॉक का जो भी मेंबर है उसमें डी ऑर्बिटल इम्पिटी होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि यहाँ से लिगेंड जो है सो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो देता है डी ब्लॉक एलिमेंट को, यानी सेंट्रल मेटल एटम को, वह जो है सो इसी इम्पिटी डी ऑर्बिटल में फिल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के जो कॉम्बिनेशन होता है, तो दोनों के बीच में यही शर्त होता है कि सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड जो है सो जब इलेक्ट्रॉन देता है तो लिगेंड कहता है कि मैं तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, लेकिन तुम रखोगे कहां। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट जो है कहता है कि मैं रखूंगा, मेरे पास व्यवस्था है, तुम इसका चिंता मत करो। और वह अपना डी ऑर्बिटल जरूरत पड़ता है तो एस ऑर्बिटल को भी यूज कर देता है, पी ऑर्बिटल को भी यूज करता है, लेकिन जनरली जो है सो डी ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भेजता है। तो इस वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे जो है ये कंपाउंड मैं ले रहा हूं K4 FeCN का होल 6,
अब यहाँ से देखिए एक कंपाउंड ये भी ले रहा हूँ K3FeCN6। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह जो Fe जो है और इसमें भी Fe आयरन, इस जगह पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब देखिए एक ही सेंट्रल मेटल एटम है आयरन, लेकिन इसमें +2 और इसमें +3, बाकी सब सेम है। यहाँ पर केवल एक पोटासियम आयन का डिफरेंस है। ऐसा क्यों? तो यदि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता तो ऐसे सिचुएशन में ये कभी भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करता। इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए था कि यह जो सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। यानी यदि नेचर में सरवाइव करना है तो आपको हर परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ेगा। यदि आप इंसान बन के रहेंगे तो दुनिया आपको चलने नहीं देगी। यदि आप बदमाश बन के रहेंगे फिर भी दुनिया आपको नहीं चलने देगी। लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो आपको बदमाश भी बनना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा तो इंसान भी बनना पड़ेगा। वेरिएबल स्टेट में आपको रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो है सो Fe वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने आप को शो करता है। +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। Mn की यदि बात करें तो +2 होता है, +4, +6, +7। ये सब क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन तो है। कॉपर +1, +2। तो ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को ये शो कर रहा है। अब देखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने से देखिए इसका साइज जो है Fe+2 का, इसका साइज बड़ा होगा Fe+3 से। तो चार्ज डेंसिटी किसके ऊपर ज्यादा होगा? Fe+3 पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि साइज छोटा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, साइज बड़ा तो चार्ज डेंसिटी कम, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और यदि आपसे पूछे कि इसमें जेड इफेक्ट का वैल्यू किसका ज्यादा होगा, तो जेड इफेक्ट का वैल्यू Fe+3 का होगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज बनेगा उतना ही जेड इफेक्ट का वैल्यू बढ़ेगा। तो यह जो है आपको, इसीलिए यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स दिया हूँ: वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी और इम्पटी डी ऑर्बिटल्स। इसी वजह से जो है सो मैंने बताया था कि आपको थोड़ा पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट और थोड़ा जो है सो डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब यहाँ से एक बात और भी देख सकते हैं कि यह जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो कर रहा है, जिसमें Fe+2 और +3, अब इसके बीच में जो है सो रीजन क्या है कि मैंने जो है सो कहा कि लिगेंड्स का जो है सो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और लिगेंड का ही कॉम्बिनेशन है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो जरा देख लीजिए कैसे। और ये बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Fe जो है इसके साथ आपको यहाँ पर Cn अटैच है, यहाँ पर Cn अटैच है, यहाँ पर भी Cn है और यहाँ पर भी Cn है, Cn, Cn। यह जो है सो 6 Cn सेंट्रल मेटल एटम से बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुटा हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह जो सेंट्रल मेटल एटम जो है, यह सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड जो है 1 लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है। एक से ज्यादा भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि इसका डोनेशन साइट क्या है। और दूसरी बात कि लिगेंड जो है वो एम्बीडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, टेट्राडेंटेड है। इसके ऊपर मतलब जितना उसका जो है सो डोनेशन साइट होगा उतना लोन पेयर को डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम। अब ये सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच जो कॉम्बिनेशन है, वह कॉम्बिनेशन किसके थ्रू फुलफिल हो रहा है? यह जो है सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के साथ जब कॉम्बिनेशन जब हुआ था, तो यस लिगेंड्स ने सेंट्रल मेटल एटम से पूछा कि मैं तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा, तुम्हारे साथ दोस्ती करूंगा, लेकिन जो मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा उसको तुम कहाँ रखोगे? तो सेंट्रल मेटल एटम कहता है कि तुम भेजो तो मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मैं उसी घर में जो है सो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को रख दूंगा।
और वही घर है जो डी ऑर्बिटल जो हम लोग लेते हैं, इसी डी ऑर्बिटल में यह जो है सो सेंट्रल मेटल एटम का यह डी ऑर्बिटल जो है, जिसमें यह लिगेंड इलेक्ट्रॉन जो है सो फिल करता है। जरूरत पड़ता है तो एस ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन रखता है, पी ऑर्बिटल में भी रखता है, लेकिन पहले जो है इसी डी ऑर्बिटल से भरना शुरू करता है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह कहीं कहीं पर यह जो है सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में भी दिखाता है, लेकिन यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड यह जो है सो डायरेक्शनल बॉन्ड है। तो यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि यह जो है सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होगा वह डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है सो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह जो है सो आपको सेंट्रल मेटल एटम के साथ यह लिगेंड का कॉम्बिनेशन है। अब यदि यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि एडिशन सॉल्ट की जो डिवाइड किए थे, जिसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट, तो जरा सोच लीजिए कि यह जो सॉल्ट की बात क्यों किया, क्योंकि सॉल्ट जो है जो लुईस एसिड प्लस लुईस बेस का कॉम्बिनेशन होता है। तो क्या यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है क्या सॉल्ट है? तो है, इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। कैसे? इस चीज को भी हम लोग अभी यहाँ से देख लेते हैं। जैसे देखिए कि NaCl में लुईस एसिड प्लस लुईस बेस का कॉम्बिनेशन है, तब जैसे NaCl सॉल्ट बना। और हम लोग जानते हैं कि लुईस एसिड, सिंपल कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड प्लस जो है तो लुईस बेस, ये दोनों के मिलने से सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो लुईस एसिड NaCl में देखिए तो सोडियम प्लस और लुईस बेस Cl माइनस, बनेगा क्या? NaCl बन जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या यह सॉल्ट है? तो है। कैसे है सॉल्ट? तो यहाँ से देखिए Fe+2, यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? देखिए यहाँ पर K4FeCl6। यह जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में Fe जो है यह सेंट्रल मेटल एटम जिसको कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लुईस एसिड है। कैसे? यदि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन या इसके पास इलेक्ट्रॉन होता जिससे इसको काम चल जाता, तो फिर ये सेंट्रल मेटल एटम जो है सो इस लिगेंड का इलेक्ट्रॉन क्यों देता? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी था, इसीलिए यह जो है सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। और इस कमी को कैसे देखते हैं? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। कैसे निकालेंगे? जीरो मेथड से या डायरेक्ट भी। डायरेक्ट कैसे? पोटासियम +1 चार्ज, 4 तो +4, Cn पर -1 चार्ज, 6Cn -6, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो देखिए +4, अब देखिए +4 और -6, तो ये दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको कितना चाहिए? +2 देंगे तो +4 +2 6 -6 इक्वल टू 0। डायरेक्ट मेथड। यदि आप जीरो मेथड लगा के निकालते हैं तो आप निकाल लीजिए 4 के यहाँ से जो है 4 × +1, पोटासियम के लिए +1, जिसका निकालना है Fe का x और Cn 6, 1 Cn पर -1 चार्ज होता है तो इक्वल टू 0, यानी +4 +x और प्लस क्या हो गया -6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6 -4, यानी x कितना हो जाएगा? +2। यानी यहाँ पर जो है ये Fe जो है सो क्या होगा? ये +2 के फॉर्म में होगा। तो यदि यह जो है सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं होता तो ये +2 क्यों शो करता? इसीलिए सेंट्रल मेटल एटम जो है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। और लिगेंड जो है जिसके ऊपर मिनिमम कम से कम 1 लोन पेयर होना चाहिए, जिसके ऊपर 1 लोन पेयर होगा वह जैसो बिहेव्स लाइक लिगेंड। तो इसके ऊपर लोन पेयर है, तभी तो यह इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर रहा है। और जिसके ऊपर लोन पेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। यह एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, जो दे सके इलेक्ट्रॉन वह बेस कहलाता है, लुईस बेस बोलते हैं। तो इसके बाद जो है सो फिर हम लोग आगे इसी तरह से जो है सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का और भी क्लास देखेंगे।